हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आई एम दिव्या फ्रॉम SDK क्लासेस। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 9 के पार्ट 1 को कंप्लीट किया था, तो उसके बाद कुछ चैप्टर बच गया था जो आज हम इस पार्ट 2 के अंदर कवर करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर जो हमने लास्ट टॉपिक छोड़ा था वो था स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इस टॉपिक को कवर करेंगे और बचे हुए रेस्ट ऑफ द चैप्टर को कंप्लीट कर और इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर कैसा है और क्या होता है? प्रोटीन्स एज मेंशन्ड अर्लियर आर हेटेरोपॉलीमर्स कंटेनिंग स्ट्रिंग्स ऑफ अमीनो एसिड्स। जैसे कि पहले भी मेंशन करा गया था कि प्रोटीन्स क्या है, ये हेटेरोपॉलीमर्स हैं जो कंटेन्स करते हैं अमीनो एसिड्स को। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स मीन्स डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट कंटेंट्स। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स का क्या मतलब है? उसका मतलब है कि अलग अलग चीजें अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के साथ। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, द स्ट्रक्चर इनवेरिएबली रेफर्स टू द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दैट इज NaCl, MgCl2 एक्सेट्रा। जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें जो स्ट्रक्चर देखा गया है अलग अलग मॉलिक्यूलर्स का, वो कुछ अलग अलग मॉलिक्यूलर्स फॉर्मूलाज के साथ हैं, जैसे कि NaCl, MgCl2 और भी बहुत सारे होते हैं इसी तरीके के। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑलवेज राइट अ 2-dimensional व्यूज ऑफ द मॉलिक्यूल्स व्हाइल रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट होते हैं, जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बारे में लिखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट, वो क्या करते हैं, हर एक मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को दो तरीके से 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि बेंजीन, फिजिस्ट conjure up the 3-dimensional views of molecular structures while biologist describes the protein structure at 4 level। जो फिजिस्ट हैं उन्होंने 3 डायमेंशनल अपने व्यू के तौर पर बताए हैं मॉलिक्यूल्स के, मॉलिकुलर स्ट्रक्चर के, लेकिन जो बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने प्रोटीन के स्ट्रक्चर को 4 लेवल्स पर कैटेगराइज किया है। The sequence of amino acid, that is the positional information in a protein। जो सीक्वेंस है किसका, हमारे अमीनो एसिड का, जैसे कि वो उसके पोजिशनल इंफॉर्मेशन बताता है हमारे किसकी, प्रोटीन की। Which is the first amino acid, which is second and so on is called the primary structure of a protein। सबसे पहले क्या है, अमीनो एसिड, देन उसके बाद जो भी अलग अलग एसिड्स आएंगे वो एक कंटिन्यूअस चैन की फॉर्म में होंगे, वही सब क्या कहलाते हैं, हमारे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अ प्रोटीन इज इमेजिन्ड एज अ लाइन, द लेफ्ट एंड रिप्रेजेंट बाय द फर्स्ट अमीनो एसिड एंड द राइट एंड रिप्रेजेंट बाय द लास्ट अमीनो एसिड। जब हम प्रोटीन की एक इमेज को उसके मॉलिक्यूलर के उसे देखेंगे, इमेजिन करेंगे, तो वो कैसा होता है, लाइन की फॉर्म में होता है। तो जो लेफ्ट साइड होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है कि वहाँ पे फर्स्ट अमीनो के एसिड है, और जो दूसरा एंड होता है राइट साइड पर वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि वहाँ पर लेफ्ट अमीनो एसिड है। मतलब लेफ्ट पर तो फर्स्ट अमीनो एसिड है और राइट पर लास्ट अमीनो एसिड है। अब आता है द फर्स्ट अमीनो एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंड टर्मिनल अमीनो एसिड। जो पहला अमीनो एसिड होता है उसे हम क्या भी कहते हैं, एंड टर्मिनल अमीनो एसिड। द लास्ट अमीनो एसिड इज कॉल्ड द सी टर्मिनल अमीनो एसिड। और जो लास्ट टर्मिनल का अमीनो एसिड होता है उसे हम कहते हैं सी टर्मिनल अमीनो एसिड। मतलब फर्स्ट वाला क्या हो गया हमारा, एंड टर्मिनल, और लास्ट वाला क्या हो गया हमारा, सी टर्मिनल। A protein thread does not exist throughout as an extended rigid rod। जो प्रोटीन है वो क्या है, थ्रेड है जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है हमारे किसी भी ठोस रॉड के अंदर। The thread is folded in the form of helix similar to a revolving staircase। जो थ्रेड है वो कैसा है, वो ऐसा मुड़ा हुआ है जैसे किस फॉर्म में, वो हेलिक्स की फॉर्म में हो। Only some portions of the protein thread are arranged in the form of helix। अगर देखा जाए कुछ पोर्शन प्रोटीन का तो वो उस तरीके से थ्रेड को अरेंज किया जाता है उसके स्ट्रक्चर को कि वो कैसा बन जाए, हमारे हेलिक्स जैसा बन जाए। Other regions of the protein thread are folded into other forms in what is called the secondary structure।
जो प्रोटीन का थ्रेड्स है जिन्हें फोल्ड किया गया है अदर फॉर्म्स में, वही क्या कहलाता है हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इन एडिशन द लॉन्ग प्रोटीन चेन इज ऑल्सो फोल्डेड अपॉन itself like a hollow woolen ball given rise to the tertiary structure। अगर उसमें थोड़ा सा और एड ऑन किया जाए तो जो लॉन्ग प्रोटीन की चेन होती है वो फोल्ड अप होती है, और वो कैसी होती है, जैसे खाली वुलन की बॉल होती है, मतलब जो ऊन का गोला होता है उसकी तरह होती है। और ये क्या कहलाती है हमारा टर्शरी स्ट्रक्चर। अदर रीजन्स ऑफ द प्रोटीन थ्रेड्स आर फोल्डेड इनटू अदर फॉर्म्स इन व्हाट इज कॉल्ड द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। जो वो अलग अलग तरीके से हम प्रोटीन को फोल्ड करें उसके स्ट्रक्चर को, वो क्या है हमारा सेकेंडरी। और जो लॉन्ग चेन में है वो क्या है हमारा टर्शरी स्ट्रक्चर। एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट्स। जो एडल्ट में जो हीमोग्लोबिन होता है वो 4 सब यूनिट्स का मिलकर होता है। 2 ऑफ दीज आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। तो उनमें से कैसे होते हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल, सेम होते हैं एक दूसरे से। हैंस 2 सब यूनिट्स ऑफ अल्फा टाइप एंड 2 सब यूनिट्स ऑफ बीटा टाइप टुगेदर कंस्टिट्यूट द ह्यूमन हीमोग्लोबिन। जो बचे हुए 2 सब यूनिट्स हैं उनमें से एक क्या होती है हमारी अल्फा, दूसरी क्या होती है हमारी बीटा। ये मिलकर क्या बनाते हैं हमारे ह्यूमन के हीमोग्लोबिन को, HB, हीमोग्लोबिन की शॉर्ट फॉर्म। अब आता है नेचर ऑफ बॉन्ड लाइकिंग मोनोमर्स इन अ पॉलीमर्स। ठीक है, इन अ polypeptide or a protein, amino acids are linked by a peptide bond which is formed when the carboxylic COOH group of one amino acid reacts with the amino NH2 group of the next amino acid with the elimination of a water moiety. The process is called dehydration. अब जो पॉलीपेप्टाइड है वो क्या है, प्रोटीन है, अमीनो एसिड है, और ये किससे लिंक है हमारे पेप्टाइड बॉन्ड से, जो कि क्या फॉर्म करते हैं हमारे कार्बोक्सिलिक COOH ग्रुप को। इसमें एक क्या होता है अमीनो एसिड जो रिएक्ट करता है, मतलब NH2 क्या करता है, रिएक्ट करता है COOH के साथ, और जो नेक्स्ट अमीनो एसिड जो होता है वो किसे एलिमिनेट कर देता है हमारे वाटर को। और वाटर को जब हम एलिमिनेट करते हैं वो पूरा प्रोसेस कहलाता है डिहाइड्रेशन। इन अ पोरोक्लोराइड द इंडिविजुअल monochroids are linked by a glossides bond. This bond is also formed by dehydration. ये जो bonds होते हैं ये भी कैसे बनते हैं हमारे डिहाइड्रेशन से, मतलब हाइड्रोजन या फिर वाटर को एलिमिनेट करके, उन्हें रिमूव करवा के। In a nucleic acid, a phosphate moiety links the 3 carbon of one sugar of one nucleoids to the 5 carbon of the sugar of the succeeding nucleoid. जो ये क्या होते हैं, ये जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं फॉस्फेट के, ये क्या 3 कार्बन से लिंक करते हैं शुगर के साथ, और 1 न्यूक्लियोइड्स होते हैं जो 5 कार्बन के साथ अपने आप को शुगर के साथ कंबाइन करके न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं। द बॉन्ड बिटवीन द फॉस्फेट एंड हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप ऑफ शुगर इज एन ईस्टर बॉन्ड। जो क्या है हमारा फॉस्फेट और हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप के बॉन्ड है शुगर से निकले हुए, वो क्या करते हैं, वो क्या बनाते हैं हमारे ईस्टर बॉन्ड्स को बनाते हैं। न्यूक्लिक एसिड एग्जिस्ट अ वाइड वैरायटी ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं ये क्या करते हैं, हमारी वाइड वैरायटी बताते हैं किसकी, हमारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। अब आता है जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डायनामिक स्टेज ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूट्स कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट क्या है हमारे मेटाबॉलिज्म का। इट इज अ सिंपल बैक्टीरियल सेल। ठीक है, सिंपल एक इजी सी बैक्टीरियल सेल है। अब प्रोटोजोआ, जैसे कि प्रोटोजोआ हो गया, कोई प्लांट या फिर एनिमल हो गया, जो कंटेन्स क्या करते हैं, थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अपने अंदर कंटेन करते हैं। These compounds or biomolecules are present in certain concentrations expressed as moles, cells or moles, liters, etc. ये जो compounds होते हैं या फिर biomolecules हो गए, प्रेजेंट्स होते हैं कुछ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन में, जिसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं मोल्स या फिर सेल्स में, मोल्स या फिर लीटर में।
या फिर कुछ और इसी से रिलेटेड और भी तरीके हैं। One of the greatest discoveries ever made was the observation that all these biomolecules have a turnover. और जो सबसे बड़ी डिस्कवरी हुई वो ये हुई उस ऑब्जर्वेशन से कि जो ये बायोमोलिक्यूल्स है ये क्या है, अपना टर्नओवर देते हैं। This means that they are constantly being changed into some other biomolecules and also made from some other biomolecules. इसका क्या मतलब है, ये कॉन्स्टेंटली क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ, और ये कुछ नए मॉलिक्यूल्स को तब क्या करते हैं, बना देते हैं। दिस ब्रेकिंग एंड मेकिंग इज थ्रू केमिकल रिएक्शन कॉन्स्टेंटली अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो ये ब्रेक होते हैं और बनते हैं केमिकल रिएक्शंस के साथ और कॉन्स्टेंटली किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। टुगेदर ऑल दीज केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। जब ये सब एक साथ होता है तो इसी केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। Another features of these metabolic reaction is that every chemical reaction is a catalyzed reaction. Another जो फीचर होता है हमारे मेटाबॉलिक रिएक्शन का वो क्या होता है कि हर एक केमिकल रिएक्शन कैसी होती है, हमारी कैटलाइज्ड रिएक्शन होती है। There is no uncatalyzed metabolic conversion in living system. कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई भी अनकैटलाइज्ड मेटाबॉलिक कन्वर्सेशन हो जाए हमारे लिविंग स्ट्रक्चर के अंदर। इवन CO2 डिजॉल्विंग इन वाटर, अ फिजिकल प्रोसेस इज कैटलाइज्ड रिएक्शन इन लिविंग सिस्टम। अगर CO2 क्या कर रही है, अपने आप को डिजॉल्व कर रही है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अगर आपको अपने डिजॉल्व हो रही है वाटर के साथ, तो भी वो क्या कर रही है, एक फिजिकल प्रोसेस से गुजर रही है जिसका नाम क्या है, कैटलाइज्ड रिएक्शन किसी भी लिविंग सिस्टम के अंदर। द कैटलिस्ट विच हैस्टन द रेट ऑफ गिवन मेटाबॉलिक कन्वर्सेशन आर ऑल्सो प्रोटीन्स। दीज प्रोटीन्स विद कैटलिस्टिक पावर आर नेम्ड एंजाइम्स। जो ये कैटलिस्ट हैं इनके हैस्टन का जो रेट होता है, इनके मेटाबॉलिक जो गिवन रेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है उनके कन्वर्सेशन से प्रोटीन्स में, और यही प्रोटीन्स क्या कहलाते हैं, हमारे कैटलिस्टिक पावर होते हैं जिनका नाम क्या दिया गया है, हमारा एंजाइम्स। अब आता है हमारा मेटाबॉलिक बेसिक फॉर लिविंग। मेटाबॉलिक क्या बेसिक है, क्या जरूरी है हमारे लिविंग के लिए। मेटाबॉलिक पाथवेज कैन लीड टू अ मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फ्रॉम अ सिंपलर स्ट्रक्चर। मेटाबॉलिक का जो पाथवे है वो क्या है, लीड करता है बहुत कठिन से कठिन एक स्ट्रक्चर को किस में बदलने में, हमारे सिंपल स्ट्रक्चर में बदलने में। जैसे कि एसिटिक एसिड को किस में बदल देना, क्लोरेस्ट्रॉल में, और लीड करता है ये सिंपल स्ट्रक्चर को किसी भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के मुकाबले, मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को क्या कर देता है, इजी स्ट्रक्चर में या फिर सिंपल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज बिकम्स लैक्टिक एसिड इन अवर स्केलेटल मसल्स। जो हमारा ग्लूकोज है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारे लैक्टिक एसिड में, और लैक्टिक एसिड्स कहाँ पर होता है, हमारे स्केलेटल मसल्स में, मतलब जो हमारी थाइस वाली वेन्स हो गई, मसल्स हो गई, उनमें। द फॉर्मर केसेस आर कॉल्ड बायोसिंथेटिक पाथवेज और एनाबॉलिक पाथवेज। जो फॉर्मल केसेस है उन्हें क्या कहा जाता है, बायोसिंथेटिक पाथवेज या फिर एनाबायोलिक पाथवेज। द लेटर कॉन्स्टिट्यूट डिग्रेडेशन एंड हेंस आर कॉल्ड कैटाबायोलिक पाथवेज। एनाबॉलिक पाथवेज एज एक्सपेक्टेड कंज्यूमर एनर्जी। जो लेटर कॉन्स्टिट्यूट है इसका डिग्रेडेशन का, उसे क्या कहा गया है, हमारा कैटाबॉलिक पाथवेज कहा गया, और जो एनाबॉलिक पाथवेज है उसे किस तरीके से एक्सेप्ट किया गया है, कंज्यूम की एनर्जी के साथ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी currency in living system is the bond energy in a chemical called adenosine triploid ATP। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म है हमारी एनर्जी की, जो करेंसी है लिविंग सिस्टम के अंदर की, जो बॉन्ड एनर्जी को भी बनाते हैं हमारे केमिकल्स के साथ, वो उसे हम क्या कहते हैं, ATP। अब हमारा लिविंग स्टेट क्या होती है देखते हैं। एट दिस लेवल यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट द टेंस एंड थाउजेंड्स ऑफ केमिकल कंपाउंड्स इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म
otherwise called metabolites or biomolecules, are present at concentration characteristics of each of them. अब इस लेवल पर हम आने के बाद ये समझ चुके हैं कि 10 और 1000 जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो क्या क्या हो सकते हैं, मेटाबॉलिट्स हो सकते हैं, बायोमोलिक्यूल्स हो सकते हैं, जो क्या प्रेजेंट करते हैं हमारे कंसंट्रेशन कैरेक्टर्स को किसी भी हर एक उसके अंदर. द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम is that all living organisms exist in a steady state characterized by concentration of each of these biomolecules. जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम का वो क्या है, सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं हमारे स्टेडी स्टेट में, और ये कैरेक्टराइज करते हैं हमारे कंसंट्रेशन को किसके अंदर, हमारे बायोमोलिक्यूल्स के अंदर. एज लिविंग ऑर्गेनिज्म वर्क कंटिन्यूसली, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो जब लगातार काम करते हैं, दे कैन नॉट अफोर्ड टू रीच इक्विलिब्रियम, वो क्या नहीं कर पाते हैं, वो इक्विलिब्रियम को रीच या अफोर्ड नहीं कर पाते. Hence the living state is a non-equilibrium steady state to be able to perform work. और जो भी हमारे लिविंग स्टेट होते हैं अगर वो नॉन इक्विलिब्रियम है तो वो क्या है, वो एबल नहीं हो पाते कि वो कुछ भी काम को अच्छे से कर पाए. दिस इज अचीव्ड बाय एनर्जी इनपुट. मेटाबॉलिज्म प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी. मेटाबॉलिज्म जो है वो क्या प्रोवाइड करता है, प्रोडक्शन करता है हमारी एनर्जी का और उसे प्रोवाइड करवाता है. विदाउट मेटाबॉलिज्म देयर कैन नॉट बी अ लिविंग स्टेट, और बिना मेटाबॉलिज्म के कोई भी लिविंग स्टेट पॉसिबल नहीं है. अब आते हैं एंजाइम्स. एंजाइम्स क्या है? ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स. लगभग सारे ही एंजाइम्स क्या होते हैं, हमारे प्रोटीन्स होते हैं. दे आर सम न्यूक्लिक एसिड दैट बिहेव्स लाइक एंजाइम्स. ये क्या होते हैं, कुछ इनमें न्यूक्लिक एसिड्स भी होते हैं जो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं हमारे एंजाइम्स की तरह. दीज आर कॉल्ड राइबोसोम्स, और इन्हें क्या कहा जाता है, राइबोसोम्स. वन कैन डिपिक्ट एन एंजाइम्स बाय अ लाइन डायग्राम, और इसे हम डिपिक्ट एंजाइम को किस तरीके से देख सकते हैं, लाइन डायग्राम के थ्रू. एन एंजाइम्स लाइक एनी प्रोटीन हैज अ प्राइमरी स्ट्रक्चर दैट इज अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ द प्रोटीन. जो एंजाइम्स हैं किसी भी प्रोटीन के, वो क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर है उसका, जैसे कि अमीनो एसिड, और ये सीक्वेंस करता है किसका, हमारे प्रोटीन का. An enzymes like any protein has the secondary and the tertiary structure. कोई भी एंजाइम्स है उसमें क्या, जो प्रोटीन है वो क्या होगा, उसका या तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा या फिर टर्शियरी स्ट्रक्चर होगा. ऑन वन सच पॉकेट इज द एक्टिव साइट, और जो उसकी एक पॉकेट होगी वो क्या सी होगी, एक्टिव साइट होगी. एन एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम्स इज अ क्रीसिव्स और पॉकेट इनटू विच द सबस्ट्रेट फिट्स. जो एक्टिव साइट्स होती हैं किसी भी एंजाइम्स की, वो कैसी होती हैं, क्रीसिव होती हैं, और पॉकेट की होती हैं, वो क्या करती हैं, सबस्ट्रैक्ट करती हैं हमारे फिट्स को. दस एंजाइम्स थ्रू देयर एक्टिव साइट कैटालाइज्ड रिएक्शन एट अ हायर रेट. ये एंजाइम्स क्या करते हैं, एक्टिव साइट्स पर होते हैं और ये कैटालाइज्ड रिएक्शन को बहुत हाई रेट पर ले जाते हैं. Enzymes catalysts differ from inorganic catalysts in many ways, but one major difference need mention. Enzymes के जो कैटलिस्ट हैं वो अलग अलग इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट में पाए जाते हैं अलग अलग तरीके से, बट जो एक मेजर डिफरेंस है वो उसमें मेंशन होता है. इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट वर्क इफिशिएंटली एट हाई टेम्परेचर्स एंड हाई प्रेशर. जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं वो अपना काम इफिशिएंटली करते हैं हाई टेम्परेचर पर और हाई प्रेशर के साथ. व्हाइल एंजाइम्स गेट डैमेज्ड एट हाई टेम्परेचर, जबकि एंजाइम्स क्या होते हैं, डैमेज हो जाते हैं हमारे हाई टेम्परेचर पर. जब तक वो मतलब उनका जो एवरेज टेम्परेचर है वो 40 डिग्री, अगर वो उससे अबव जाएगा तो वो डैमेज हो जाएंगे. थर्मल स्टेबिलिटी इज दस एन इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ सच एंजाइम्स isolated from thermophilic
फॉबिलिक ऑर्गेनिज्म। जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो क्या है, उनकी इंपॉर्टेंट क्वालिटी है उनके एंजाइम्स की जो आइसोलेट करते हैं उनके थर्मोबोलिक ऑर्गेनिज्म को। अब केमिकल रिएक्शन दे रखी है। केमिकल कंपाउंड्स अंडरगो टू टाइप्स ऑफ चेंजेस। केमिकल कंपाउंड्स जो होते हैं वो दो तरीके के चेंजेस के साथ जाते हैं। अब फिजिकल चेंज सिंपली रेफर्स टू अ चेंज इन शेप विदाउट ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। फिजिकल चेंज क्या होता है, वो सिंपल चेंज होता है जो बताता है कि जो भी उसमें चेंज हो रहा है वो सिर्फ उसके शेप में चेंज हो रहा है, उसके बॉन्ड बिना बॉन्ड के टूटे। दिस इज अ फिजिकल प्रोसेस, और ये क्या है, उसका फिजिकल प्रोसेस है। अनदर फिजिकल प्रोसेस इज अ चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। जो दूसरा फिजिकल प्रोसेस है वो क्या है, उसकी स्टेट ही चेंज हो जाना किसी भी मैटर की। व्हेन आइस मेल्ट इनटू वाटर, जब बर्फ पिघलती है पानी में, और व्हेन वाटर बिकम्स अ वेपर, और जब पानी को उबालते हैं तो वो जब पानी वाटर वेपर की फॉर्म में उड़ता है। दीज आर ऑल्सो फिजिकल प्रोसेस, ये सारे क्या है, फिजिकल प्रोसेस हैं। व्हेन बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, इसमें क्या होता है, बॉन्ड से एक टूटता है और दूसरा बॉन्ड बनता है। ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन, जब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होता है, दिस विल बी कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन, और इसे ही हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे BaOH2 दे दिया, इसे किसके साथ कंबाइन किया गया, H2SO4 के साथ, तो जो हमारा रिजल्ट है वो क्या है, BaSO4 प्लस 2H2O। इक्वेशन बैलेंस्ड करके दी हुई है। इट इज एन इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन, ये क्या है, इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है। सिमिलरली हाइड्रोक्सिलेट्स ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज इज एन ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। जैसे कि सिमिलर देखा जाए तो हाइड्रोक्सिलेट जो है स्टार्च का, वो कैसा है, ग्लूकोज के साथ ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन करता है। रेट ऑफ अ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, जो रेट है हमारे फिजिकल और केमिकल प्रोसेस का, वो जो उसका प्रोडक्ट है पर यूनिट टाइम का, वो दिया गया है। देखते हैं रेट क्या है, P/T। रेट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड वेलोसिटी इफ द डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड। रेट क्या है, वेलोसिटी भी कहलाता है अगर उसमें स्पेसिफिक डायरेक्शन दी गई है तो। रेट्स ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर अमंग अदर फैक्टर्स। रेट्स क्या है, फिजिकल और केमिकल प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करता है उसके टेम्परेचर में, अगर उसके साथ अदर फैक्टर्स दिए गए हैं तो। अ जनरल रूल ऑफ थंब इज दैट, जो एक जनरल रूल है थंब वाला, वो क्या कहता है कि रेट डबल्स और डिक्रीज बाय हाफ। रेट डबल या फिर कम होगा जब वो हाफ होगा। रेट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड वेलोसिटी। रेट को हम क्या भी कहते हैं, वेलोसिटी। इफ द डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड, अगर डायरेक्शन स्पेसिफिक दे रखी है तो। रेट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर अमंग अदर फैक्टर्स। रेट ऑफ जो फिजिकल और केमिकल प्रोसेस है वो इन्फ्लुएंस किया गया टेम्परेचर के और उसके अलग अलग फैक्टर्स के साथ। रेट्स ऑफ हो गया। अ जनरल रूल ऑफ थंब इज दैट रेट डबल्स और डिक्रीज बाय हाफ फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस चेंज इन आइदर डायरेक्शन। जो जनरल थंब रूल है वो क्या बताता है कि रेट डबल या फिर डिक्रीज होगा जब वो हाफ होगा 10 डिग्री सेल्सियस के साथ, वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा। कैटेलाइज्ड रिएक्शन प्रोसीड्स एट रेट वास्टली हायर देन अदर ऑफ अनकैटेलाइज्ड वंस। कैटेलाइज्ड रिएक्शन वो प्रोसेस होते हैं जिसमें वो रेट करती है बहुत वास्टली हायर होती है और अनकैटेलाइज्ड को बनाती है साथ में। When enzymes catalyzed reactions are observed, the rate would be vastly higher than the same but uncatalyzed reaction. जो एंजाइम्स होते हैं कैटेलाइज्ड रिएक्शन के, वो ऑब्जर्व क्या है कि जो रेट होता है वो वास्टली हायर होता है सेम से, लेकिन जो अनकैटेलाइज्ड रिएक्शंस होते हैं उसके मुकाबले। ठीक है, ये एग्जांपल दे दिया, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, H2 वाटर, इसमें क्या हो रहा है, कार्बन ऑक्साइड हाइड्रेट्स हो रहा है, कार्बन ऑक्साइड एनहाइड्रेट्स हो रहा है, जिसमें क्या आ रहा है H2CO3 मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड्स आ रहा है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एंजाइम्स दिस रिएक्शन इज वेरी स्लो।
अगर इसमें कोई सा भी एंजाइम्स क्या हो जाए, एब्सेंट हो जाए, तो जो पूरी रिएक्शन है वो कैसी हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। विद अबाउट 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2CO3 बीइंग फॉर्म्ड इन एन आवर, जो लगभग 200 मॉलिक्यूल्स हैं किसके, हमारे H2CO3 के, उन्हें बनने में कम से कम आधा घंटा लगेगा। There are thousands of types of enzymes, each catalyzing a unique chemical or metabolic reaction. ये क्या है, thousands types के enzymes होते हैं catalyzing के, जो unique chemicals के होते हैं, जो अलग अलग metabolic reaction को करते हैं। multi-step chemical reaction, जो multi-step chemical reaction होती है, when each of the step is catalyzed by the same enzymes, complex or different enzymes, is called a metabolic pathway. ये क्या है, जो मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन होती है, इसमें क्या होता है, हर एक स्टेप पर अलग अलग कैटेगराइज, अलग अलग सेम एंजाइम्स के साथ अपने केमिकल रिएक्शन को करेगा और उसे एक अलग ही एंजाइम देगा, और जिसे हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक पाथवे कहते हैं। जैसे एग्जांपल, ग्लूकोज दे रखी है C6H12O6 प्लस O2 के साथ कर दिया, तो ये क्या देगा हमें, 2C3H4O3 प्लस 2H2O। इट इज एक्चुअल अ मेटाबॉलिक पाथवे, ये क्या है, सच में एक मेटाबॉलिक पाथवे है, इन विच ग्लूकोज बिकम्स प्यूरिविक एसिड। इसमें ग्लूकोज क्या बन गई, हमारा प्यूरिविक एसिड बन गई। थ्रू 10 डिफरेंट एंजाइम्स कैटलाइज्ड मेटाबॉलिक रिएक्शन, और इसके अंदर 10 से ज़्यादा मेटाबॉलिक्स, मतलब 10 से ज़्यादा अलग अलग एंजाइम्स हैं जिन्होंने अपना इस मेटाबॉलिक रिएक्शन में अपना रोल प्ले किया है। इन डिफरेंट कंडीशंस डिफरेंट प्रोडक्ट आर पॉसिबल, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग प्रोडक्ट बनने पॉसिबल है। इन डिफरेंट कंडीशन डिफरेंट प्रोडक्ट आर पॉसिबल, सेम वही कि डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट प्रोडक्ट पॉसिबल है। अब हमारा नेचर ऑफ एंजाइम्स एक्शन, किस तरीके से जो एंजाइम्स है वो अपना एक्शन करता है नेचर में। ईच एंजाइम्स ई हैज अ सबस्ट्रेट एज बाइंडिंग साइट इन इट्स molecule so that a highly reactive enzymes substrate complex ES is produced। हर एक जो एंजाइम्स वो E से डिनोट कर रखा है, जो सब्सट्रैक्ट होता है उसे S से डिनोट कर दिया, वो बाइंड होता है, मिलता है मॉलिक्यूल से जो हाईली रिएक्टिव एंजाइम्स होते हैं और वो सब्सट्रैक्ट कॉम्प्लेक्स होते हैं, मतलब ES होते हैं। इस प्रोड्यूस, वो किसे प्रोड्यूस करते हैं, ES को, मतलब एंजाइम्स और सब्सट्रैक्ट दोनों को मिलाकर। दिस कॉम्प्लेक्स इज शॉर्ट लिव्ड और डाइसोएट्स इनटू इट्स प्रोडक्ट एस। जो भी ये होते हैं, ये क्या होते हैं, बहुत क्या होता है, शॉर्ट लिव्ड होते हैं, बहुत जल्दी ही उनका प्रोडक्ट खत्म हो जाता है। पी एंड द अनचेंज्ड एंजाइम्स विद एन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ द एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स ईपी, और जो इसका जो रिजल्ट होता है, फॉर्मेशन होता है एंजाइम्स का, वो बहुत कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, ईपी होता है। फॉर्मेशन ऑफ द ES कॉम्प्लेक्स इज एसेंशियल फॉर कैटलाइज। जो ये फॉर्मेशन है ये दिया गया है कि E प्लस S क्या बना रहा है, ES, और EP E प्लस P, मतलब ये इससे मिलकर बहुत सारे अलग अलग चीजें एक साथ बन रही हैं। द कैटालिटिक साइकिल ऑफ एन एंजाइम्स एक्शन कैन बी डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग स्टेप्स। जो कैटालिटिक के साइकिल के एंजाइम्स के एक्शन है वो अब कुछ इस प्रकार के दिए गए हैं। फर्स्ट है, द substrate binds to the active site of the enzymes fitting into the active site। जितने भी हमारे सब्सट्रैक्ट बाउंड्स होंगे एक्टिव साइट्स के एंजाइम्स के, वो अपने आप को फिट कर लेंगे किसी भी एक्टिव साइट के अंदर। सेकंड क्या है, द बाइंडिंग ऑफ द सब्सट्रैक्ट इंक्लूड्स द एंजाइम्स टू अल्टर इट्स शेप फिटिंग मोर टाइटली अराउंड द सब्सट्रैक्ट। जो भी ये बाइंडिंग होंगी इनके सब्सट्रैक्ट की इंड्यूस करेंगे एंजाइम्स को, और ये उसकी साइज में, शेप में, जहां से भी उसे जगह मिलेगी वो वहां पे क्या हो जाएगी, फिट हो जाएगी। अब आता है कोफैक्टर। इसके कोफैक्टर्स क्या हो सकते हैं, एंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और सेवरल पॉलीपेप्टाइड्स चेन। जो एंजाइम्स हैं वो कैसे बने हैं, एक या एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन से। हाउएवर देयर आर अ नंबर ऑफ केसेस इन विच non-protein constituents called cofactors are bound to the enzyme to make the enzymes catalytically active।
जो देखा गया है कि जो नंबर्स ऑफ केसेस में देखा गया है कि जो नॉन प्रोटीन वाले होते हैं वो क्या करते हैं, कंस्टिट्यूट करते हैं हमारे कोफैक्टर्स को और बॉन्ड्स को, जिसमें एंजाइम्स क्या होते हैं, वो बनाते हैं एंजाइम्स के कैटालिटिकल एक्टिव को। इन दिस इंस्टेंस द प्रोटीन पोर्शन ऑफ द एंजाइम्स इज कॉल्ड द एपोएंजाइम्स। जो इसके साथ देखा गया जो प्रोटीन का पोर्शन होता है एंजाइम्स के साथ वो क्या कहलाता है, एपोएंजाइम। ये 3 तरीके के होते हैं कोफैक्टर जो आइडेंटिफाई किए जाते हैं, पाए जाते हैं। अब पोरोसिंथेटिक ग्रुप्स, कोएंजाइम्स एंड मेटल आयंस, तीनों याद रखने वाली बात है। कोएंजाइम्स आर आल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड। कोएंजाइम्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, बट देयर एसोसिएशन विद द एपोएंजाइम्स इज ओनली ट्रांजिएंट्स यूजुअली अकरिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कैटलिस्ट। लेकिन ये कब होते हैं, जब उसका कैटलिस्ट रिएक्शन हो रही है, कैटलिस्ट का एक प्रोसेस हो रहा है तब। अ नंबर ऑफ एंजाइम्स रिक्वायर मेटल आयंस। नंबर ऑफ एंजाइम्स को किसके रिक्वायर होती है, हमारे मेटल के आयंस की। फॉर द एक्टिविटी विच फॉर्म्स कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स with the side chains at the active site and the same time form one or more coordination bond with the substrate। जो नंबर ऑफ एंजाइम्स होते हैं ज़रूरत होती है मेटल आयंस की ताकि वो एक्टिविटी को परफॉर्म कर सके, उनके साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ला सके और साथ में एक चेन बना सके एक्टिव साइट की, जो सेम टाइम पर क्या कर रही है, अलग अलग कोऑर्डिनेशन के साथ अलग अलग बॉन्ड्स बनाकर उसके साथ क्या कर रही है, सब्सट्रैक्ट कर रही है। जैसे कि जिंक क्या है, कोफैक्टर है, और ये क्या कर रहा है, प्रोटीलाइटिक एंजाइम्स के साथ क्या कर रहा है, कार्बोक्सिल पेप्टेस बना रहा है। कैटालिटिक एक्टिविटी इज लॉस्ट व्हेन द कोफैक्टर इज रिमूव। कैटालिटिक की एक्टिविटी तब लॉस्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, जब उसमें से कोफैक्टर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। फ्रॉम द एंजाइम्स विच टेस्टिफाइज दैट दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। क्योंकि ये जो टेस्ट होता है ये सिर्फ इसी पर ही बेस होता है एंजाइम्स पर कि उसके अंदर कितने कोफैक्टर हैं। अगर वो ही नहीं रहेंगे तो वो अपने रोल को खत्म कर देंगे और वहां पर कोई भी कैटालिटिक रिएक्शन नहीं होगी। तो यहीं पर ही हमारा चैप्टर खत्म होता है। होप सो अभी सभी बच्चों को अच्छे से ये चैप्टर समझ आ गया होगा। प्रीवियस पार्ट हमारा पार्ट 1 था और ये पार्ट हमारा पार्ट 2 है, ताकि और इसी के साथ हमने क्या कर दिया, चैप्टर 9 को 2 पार्ट्स में कंप्लीट कर दिया ताकि आप सभी बच्चों को समझ भी आ जाए और वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग ना हो। तो ठीक है, हम मिलते हैं अपने चैप्टर 10 के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।